आइए शुरू करें। भारत में जब भी आपदाओं की बात होगी, गुजरात का भुज भूकंप शायद ही कोई भूलेगा। 26 जनवरी 2001 को आए इस भूकंप से गुजरात के 25 में से 21 जिले प्रभावित हुए थे। इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में भुज, अहमदाबाद, राजकोट और जामनगर शामिल थे। एशियन डिजास्टर रिडक्शन सेंटर के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.9 आंकी गई थी। आंकड़े बताते हैं कि गुजरात की तकरीबन 42% जनसंख्या इस भूकंप से प्रभावित हुई थी। भारत में आपदा को लेकर तैयारी की स्थिति की एक तस्वीर इस भूकंप से सामने आई थी। यहां तक कि भारत में आपदा से संबंधित कानून भी इस भूकंप के बाद बना। हम सब जानते हैं कि हमेशा अच्छी यादों को सहेज कर रखने की बात की जाती है, लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिन्हें इसलिए सहेजा जाता है जिससे उन घटनाओं से सबक ले सकें। इसी के चलते 2022 में गुजरात के भुज में स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था। ये मेमोरियल साल 2001 के गुजरात भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की याद में बनवाया गया है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल भुज स्थित इस स्मृति वन को यूनेस्को के वर्ल्ड सिलेक्शन फॉर द प्रिक्स वर्साई म्यूजियम्स 2024 में शामिल किया गया है। इस म्यूजियम को इसके आर्किटेक्चर और डिजाइन के चलते इस लिस्ट में जगह दी गई है। इसके साथ दुनिया के 6 और सबसे खूबसूरत म्यूजियम्स को इस लिस्ट में जगह मिली है। यह भारत से ऐसा पहला म्यूजियम है जिसे उसके लोकल कल्चर और पर्यावरण संरक्षण के चलते अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है। यह लिस्ट हर साल दुनिया के कुछ एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर वाले होटल, म्यूजियम, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, कैंपसेस की लिस्ट जारी करती है। भारत के भुज में स्थित यह स्मृति वन अपने डिजाइन में यूनिक भी है। इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। यह म्यूजियम भुज की भुजियो पहाड़ी पर 470 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। 5 लाख पेड़ों के साथ ये साइट दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी फॉरेस्ट को फीचर करती है। भूकंप को समर्पित इस म्यूजियम में चेक डैम्स, भूकंप में मारे गए लोगों के नाम और होलोग्रामिक रिप्रेजेंटेशन समेत एक थिएटर भी मौजूद है जिसमें भूकंप जैसा ही अनुभव कराया जाता है। मैंने अभी बात की मियावाकी फॉरेस्ट की, तो समझ लेते हैं कि मियावाकी फॉरेस्ट से मतलब क्या है। यह शहरी क्षेत्रों में वन उगाने का एक तरीका है। इस मेथड को 1970 के दशक में डेवलप किया गया था और इसका नाम जापान के वनस्पति शास्त्री और प्रोफेसर अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे विकसित किया था। इस पद्धति में हर वर्ग मीटर में, हर स्क्वायर मीटर में 2 से 4 अलग अलग प्रकार के देशी पेड़ लगाए जाते हैं। इसके जरिए जमीन के एक छोटे से हिस्से में घने वनों को उगाया जाता है। भूकंप का सरल शब्दों में अगर मतलब समझना हो तो इसे कहेंगे शेकिंग, अर्थात पृथ्वी का हिलना। यह एक प्राकृतिक घटना है जो कि पृथ्वी के भीतर ऊर्जा के रिलीज होने से होती है। ऊर्जा से तरंगें उत्पन्न होती हैं जो कि सभी दिशाओं में ट्रेवल करती हैं। जिस पॉइंट पर ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। वहीं पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु को एपिसेंटर कहते हैं। इस पॉइंट पर सबसे पहले भूकंप तरंगें महसूस की जाती हैं। हाल ही में पंजाब सरकार DSR यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीक को तेजी से प्रमोट कर रही है। देखिए, पंजाब खेती किसानी करने वाला राज्य है। गेहूं और चावल की फसल यहां खूब होती है, लेकिन चावल की खेती के लिए यहां के किसान परंपरागत तरीके का ही इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी की खपत बहुत ज्यादा है और पानी की कमी दुनिया के तमाम देशों समेत अब भारत में भी है। इसलिए सरकारें खेती के उन तरीकों पर काम कर रही हैं जिनमें कम पानी का उपयोग हो। DSR चावल की खेती का ऐसा ही एक तरीका है। इसे तरवत्तर तकनीक भी कहते हैं। इसमें चावल उगाने के परंपरागत तरीके के मुकाबले 15 से 20% कम पानी की खपत होती है। इसके अलावा इसमें कम श्रम लगता है और फसल 7 से 10 दिन पहले पक जाती है। इस तकनीक के इतने फायदे होने के बावजूद पंजाब में इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। एक डेटा देखिए, पंजाब में चावल की खेती 79 लाख एकड़ हिस्से पर की जाती है, लेकिन पिछले साल केवल 1.73 लाख एकड़ हिस्से पर ही इस तरीके से खेती की गई। चावल की खेती के परंपरागत तरीके की बात करें तो इसमें पहले नर्सरी तैयार की जाती है। इसमें बीजों से छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके 25 से 35 दिन के बाद इन पौधों को खेत में रोपा जाता है। ये तकनीक फसल की पैदावार और फसल की हेल्थ के लिहाज से अच्छी मानी जाती है। वहीं DSR तकनीक में नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं होती। इसमें बीज को सीधे खेत में बो दिया जाता है। इसमें खेत में सिंचाई करने के बाद सीड ड्रिल के जरिए बीज बोए जाते हैं, लेकिन इसमें सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। बीज को बोने से पहले 8 घंटे तक फंजीसाइड के सॉल्यूशन में भिगो कर रखते हैं।
फिर इन बीजों को बोने से पहले आधा दिन तक सुखाते हैं। इसके अलावा मिट्टी का भी ध्यान रखना होता है। लाइट टेक्सचर वाली मिट्टी इस तकनीक के लिए सुटेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें पानी को रिटेन करने या होल्ड करने की क्षमता बहुत कम होती है। फिर इसमें बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी, जो कि डीएसआर तकनीक का मुख्य मकसद पानी की कम खपत को ही स्पॉइल कर देगा। साथ ही अगर मिट्टी में आयरन की कमी हो तो भी यह तकनीक कारगर नहीं है। चावल खरीफ की फसल है, आपको पता है, और उत्पादन के मामले में दुनिया में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। वहीं चावल उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर आता है। केरल के कासरगोड के वनों में वैज्ञानिकों ने एक रेयर प्रकार की मशरूम की प्रजाति खोजी है। ये एक बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम है जो रात के अंधेरे में एक ग्रीन लाइट उत्सर्जित करते हैं। दरअसल ये मशरूम एक बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए अपनी खुद की लाइट उत्सर्जित करने में कैपेबल होते हैं। इस बायोकेमिकल प्रोसेस में ल्यूसिफरिन और ल्यूसिफरेज इन्वॉल्व होते हैं। ल्यूसिफरिन एक पिगमेंट है और ल्यूसिफरेज एक एंजाइम है। मशरूम का वैज्ञानिक नाम है फिलोबोलेटस मैनिपुलरी। बायोल्यूमिनेसेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लाइट का उत्सर्जन होता है। बायोल्यूमिनेसेंस को कोल्ड लाइट कहते हैं, क्योंकि इसमें 20% से कम लाइट ही हीट प्रोड्यूस करती है। ज़्यादातर बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म मरीन स्पीशीज हैं। इनमें फिश हो गए, बैक्टीरिया हैं, जेलीज हैं, ये सब शामिल है। फायर फ्लीज और फंजाई जैसे बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म जमीन पर पाए जाते हैं। मशरूम फंजाई स्पीशीज से बिलोंग करती है। इस सर्वे में 50 के करीब मशरूम की खोज की गई है, लेकिन ये जो रेयर बायोल्यूमिनेसेंट स्पीशीज है ये सबसे खास है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस मशरूम को नॉट फिट फॉर कंजम्पशन बताया है। मतलब ये कि ये मशरूम खाने के लिए फिट नहीं है। आपको बता दें, मशरूम प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। भारत का क्लाइमेट इसके उत्पादन के लिए सुटेबल है। वर्तमान में भारत में 3 तरह की मशरूम की प्रजातियां उगाई जाती हैं। इनमें बटन मशरूम, स्ट्रॉ मशरूम और ओएस्टर मशरूम शामिल है। भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी कामयाबी में एक और बेहतर काम किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि भारत दुनिया में छठा ऐसा देश बनने वाला है जिसके पास अपना खुद का डीप सी मिशन होगा। भारत के डीप सी मिशन का पहला स्टेज सितंबर 2024 में प्लान्ड है। देखिए, डीप सी ओशन मिशन को भारत के कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत मंजूरी दी है और इसका मकसद गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज करना और समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए सतत तकनीक का विकास करना है। इस मिशन को केवल खनिज संसाधनों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसके जरिए समुद्री जैव विविधता यानी फ्लोरा और फौना की खोज की जाएगी और साथ ही मरीन बायोडायवर्सिटी के संरक्षण पर भी काम किया जाएगा। सरकार की तरफ से डीप सी मिशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए। जैसे जलवायु परिवर्तन के चलते महासागरों में आ रहे बदलावों और उसकी चुनौतियों पर काम करना, अंडर वाटर व्हीकल्स और अंडर वाटर रोबोटिक्स तैयार करना। इसी के चलते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा मत्स्ययान 6000 विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा को विकसित करने की तकनीक पर काम करना, साथ ही समुद्र के खारे पानी से पीने योग्य पानी तैयार करने पर भी काम किया जाएगा। इसके लिए ओटेक यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर काम किया जा रहा है। चलिए आज का टर्म ऑफ द डे देख लेते हैं। आज के टर्म ऑफ द डे में है बायो हैकिंग। मान लीजिए आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 9 से 5 तक जॉब करते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त लैपटॉप के साथ बिताने के चलते आपका वजन बढ़ गया है और इसे बढ़े वजन ने आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया है। फिर आप क्या करेंगे? आपने एक्सपर्ट से सलाह ली और अब आप एक्सरसाइज करते हैं, खाना वक्त पर खाते हैं, सोते वक्त मोबाइल को दूर रखते हैं, एक्सपर्ट की सलाह पर इंटरमिटेंट फास्टिंग या ऐसे ही किसी डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। योगा आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। कुल मिलाकर आप बन गए हैं बायो हैकर और आपने अपनी बॉडी की बायो हैकिंग कर ली है। बायो हैकिंग शरीर के साथ किया जाने वाला एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं। बायो हैकिंग के जरिए आप जल्दी वजन घटा सकते हैं और अपने शरीर और दिमाग को तेज कर सकते हैं। इसके जरिए एक्सपर्ट्स लोगों की सेहत की क्वालिटी सुधारने के लिए उनकी फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज, पोषण और लाइफस्टाइल को बदलते हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, मियावाकी तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? वनों को उगाने का एक तरीका, कचरे से ऊर्जा उत्पादन की एक तकनीक, गहरे समुद्र में खनिजों की खोज के लिए काम करने वाली तकनीक, समुद्री खारे पानी से पीने योग्य जल तैयार करने की एक तकनीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर अमरावती?
आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O से संबंधित गलत कथन है या है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड N2O का पहला सबसे बड़ा उत्सर्जक है। चीन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड का जीवन काल बहुत छोटा होता है। और पूछा गया था कि उपर्युक्त में से कौन से कथन इसमें मैच कर रहे हैं, गलत जो पूछा गया है उसके हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, जो पिछली बार हमने क्वेश्चन दिया था उसमें ऑप्शंस में सही हैं लगा हुआ था, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे कथन 1 और 2, बी कथन 2 और 3, सी कथन 1 और 3 और डी होगा कथन 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब होगा कथन 1, 2 और 3। मैं फिर से बता दूं कि ऑप्शंस में पिछले बुलेटिन में सही हैं लिखा हुआ था, जो कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती हुई थी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो सही हैं को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ कथन 1, 2 और 3 सही जवाब है विकल्प डी, यानी ये तीनों ही कथन गलत हैं क्योंकि गलत ऑप्शन पूछे गए हैं। आइए खबर शुरू करें। H.E. सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। वे इस पद पर दोबारा चुने गए हैं। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। अब इस खबर के चलते दक्षिण अफ्रीका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इससे जुड़े कुछ जरूरी पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण स्थित में देश है। मैप पर आप देख रहे होंगे कि ये देश अटलांटिक और हिंद महासागर दोनों से अपनी सीमा साझा करता है, और यह भी सवाल में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की सीमा नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड से लगती है। एक और पॉइंट यहां पर याद रखिए कि एक देश है लिसोथो, सोवरेन कंट्री है यानी संप्रभु राष्ट्र है। यह देश पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की सीमा के भीतर स्थित है। मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रिटोरिया यहां की कार्यकारी राजधानी है, केपटाउन विधायी राजधानी है और ब्लोमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। वहीं जोहान्सबर्ग इस देश का सबसे बड़ा शहर है। अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी लिम्पोपो, मारिको और क्रोकोडाइल रिवर के संगम पर दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा के नजदीक ओरिजिनेट होती है। फिर यह नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच सीमा बनाती है। आगे चलकर यह नदी दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की भी सीमा बनाती है। फिर यह मोजाम्बिक होते हुए हिंद महासागर में जाकर गिरती है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्रूगर नेशनल पार्क लिम्पोपो नदी के तट पर स्थित है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। EU यानी यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से फाइनली ऐतिहासिक नेचर रेस्टोरेशन प्लान को मंजूरी मिल गई है। दरअसल EU के इस बिल पर यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के द्वारा विरोध जताया जा रहा था। इसके अलावा किसानों द्वारा भी इस बिल का विरोध किया जा रहा था। इस बिल को लग्जमबर्ग में आयोजित हुई EU के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में मंजूरी दी गई है। EU में वर्तमान में 27 देश हैं और इन 27 में से 20 देशों ने इस बिल पर सहमति दर्ज कराई है। बिल को पारित कराने के लिए कम से कम 15 देशों की मंजूरी चाहिए होती है। आपको बता दें, नेचर रेस्टोरेशन प्लान EU की यूरोपियन ग्रीन डील का हिस्सा है। इस डील के तहत जलवायु और जैव विविधता से जुड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं, जिससे जलवायु से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर EU को एक ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट के तौर पर निर्धारित किया जा सके। नेचर रेस्टोरेशन प्लान के तहत 2030 तक EU के 20% समुद्री और जमीनी क्षेत्र पर कुछ विशेष स्पीशीज और उनके हैबिटेट के रेस्टोरेशन के लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसके अलावा ऐसे सभी इकोसिस्टम्स जिन्हें रेस्टोरेशन की जरूरत है, उन्हें 2050 तक रेस्टोर करने का लक्ष्य रखा गया है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन से क्या मतलब है? इससे मतलब है उन इकोसिस्टम्स की रिकवरी में मदद करना जो नष्ट हो चुके हैं। साथ ही सुरक्षित इकोसिस्टम्स को संरक्षित करना भी इसमें शामिल है। UN के मुताबिक हर तरह के इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जा सकता है, चाहे वन हो, फार्मलैंड हो, आर्द्र भूमि हो या फिर महासागर हो। आसान शब्दों में कहें तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का मतलब अगर समझें तो मान लीजिए आपके घर के पीछे कोई गार्डन है जिसके पेड़ सूख चुके हैं, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो चुकी है, पेड़ों की स्थिति कुछ ऐसी है कि कोई भी पक्षी कीट इन पेड़ों पर पनाह नहीं ले सकते। आप इस गार्डन के इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए किन तरीकों पर काम करेंगे? वृक्षारोपण, मिट्टी को खाद पानी देंगे। बस पृथ्वी पर मौजूद इकोसिस्टम के लिए रेस्टोरेशन करने के लिए ऐसे ही तरीकों को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना होता है। एक बात और यहां याद रखिए कि UN ने 2021 से लेकर 2030 तक के साल को यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन घोषित किया है। EU का यह नेचर रेस्टोरेशन प्लान कई मायनों में अहम है। जैसे ये पहला ऐसा प्लान है जो कि कॉन्टिनेंट के लेवल पर है। इस कानून को लाने की कई कंडीशंस EU में मौजूद हैं। कुछ आंकड़े देख लेते हैं। EU के देशों में 80% से ज्यादा हैबिटेट की स्थिति खराब है। जलवायु अलार्मिंग कंडीशन में है।
यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसे maastricht संधि द्वारा गठित किया गया है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 26 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच विशेष लोक अदालत का आयोजन करने की तैयारी में है। इसका मकसद है लंबित मामलों का तेजी से और शांतिपूर्ण निपटान करना। इस लोक अदालत में पार्टीज फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरीकों से हिस्सा ले सकते हैं। लोक अदालत भारत में एक बेहद जरूरी संस्था है। ये कोई मॉडर्न टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि भारत में बहुत पुराने समय से, प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था है। भारत में कोर्ट्स पर मामलों के बढ़ते दबाव के चलते ये संस्था और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक लोक अदालत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अवधारणा है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि लोक अदालत से क्या मतलब है। देखिए, लोक अदालत ADR यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मामलों को या तो लिटिगेशन से पहले के विवादों या मामलों का सौहार्दपूर्ण यानी एमिकेबल ढंग से निपटारा किया जा सकता है। लोक अदालतों को लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत सांविधिक दर्जा मिला हुआ है। इस एक्ट के मुताबिक लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय सिविल कोर्ट के आदेश की तरह होता है और ये अंतिम होता है, साथ ही सभी पक्षों पर बाध्यकारी भी होता है। इस आदेश के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर पार्टीज लोक अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं तो वे इस फैसले के खिलाफ किसी कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते, लेकिन अपने राइट टू लिटिगेट का इस्तेमाल करते हुए मामले को फिर से अप्रोप्रिएट कोर्ट में ले जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। लोक अदालत में पार्टीज को कोई फीस पे नहीं करनी होती। साथ ही अगर किसी कोर्ट में लंबित मामले को लोक अदालत में ले जाया जा रहा है तो पहले पे की गई फीस भी रिफंड हो जाती है। चलिए अब एक खबर देखते हैं कि भाई क्या आप भी हेडफोन लगाकर तेज तेज आवाज में गाने सुनते हैं क्या? अगर आप तेज आवाज में हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुनने के शौकीन हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। दरअसल फेमस प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ने अचानक अपने सुनने की क्षमता खो दी है और इसके बारे में उन्होंने खुद पोस्ट करके जानकारी दी, साथ ही तेज आवाज में गाना सुनने वालों को हिदायतें भी दी हैं। दरअसल अलका याग्निक को सेंसरिनुरल नर्व हेयरिंग लॉस हुआ है। इस बीमारी में कान के भीतर से दिमाग तक जाने वाली जो नस है वो डैमेज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी केवल तेज आवाज में ही गाना सुनने से होती है। इसके कई कारण हैं, जिसमें उम्र बढ़ने की वजह से नसों का डैमेज हो जाना, सिर या कान पर चोट लगना, किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद नसों का डैमेज हो जाना और लंबे वक्त तक तेज शोर में रहना इस बीमारी के लिए जिम्मेदार कारण है। डॉक्टर्स की माने तो ये एक जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर वक्त रहते ट्रीट नहीं किया जाए तो आपके डे टू डे कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल और कानों को लंबे वक्त तक शोर से बचाने की सलाह दी है। आइए अब देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है PIL यानी जनहित याचिका। जन यानी लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है ये PIL। कोई भी व्यक्ति या संगठन जनहित में या सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है वो व्यक्ति। PIL को किसी कानून के जरिए परिभाषित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता का आउटकम है। इसका मकसद किसी के निजी हित के लिए नहीं बल्कि बड़े सार्वजनिक हित के लिए याचिका दायर करना होता है। PIL को सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका और वर्गीय क्रिया याचिका के तौर पर भी जानते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने की है कि PIL का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है। अगर इसके इतिहास की बात करेंगे तो जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत अमेरिका में हुई थी 1960 के दशक में, और इसका मकसद वहां पर ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर सशक्त बनाना था जिन्हें कम रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था।
इसके चलते उनके हितों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। वहीं भारत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई और भारत में जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती इसके प्रवर्तक रहे। भारत में पीआईएल का पहला केस आया था, उसका भी नाम आप नोट कर लीजिए, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में ये केस हुआ था। इसमें जेलों की इनह्यूमन कंडीशन और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए पीआईएल दायर की गई। चलिए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, क्रोकोडाइल रिवर संबंधित है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अवधारणा है। लोक अदालतों के आदेश के खिलाफ किसी कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, मियावाकी तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? वनों को उगाने का एक तरीका, कचरे से ऊर्जा उत्पादन की एक तकनीक, गहरे समुद्र में खनिजों की खोज के लिए काम करने वाली तकनीक, या फिर समुद्री खारे पानी से पीने योग्य जल तैयार करने की एक तकनीक। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, हाल ही में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर अमरावती। सही जवाब है विकल्प ए यानी नई दिल्ली। आइए खबरों की शुरुआत करें। 12वीं शताब्दी में भारत ने एक ऐसे लॉस का सामना किया था जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। ये नुकसान आर्थिक या फिर मानवीय नहीं था, बल्कि भारत ने अपने एक ऐसे शिक्षा केंद्र को खोया था जिसमें उस वक्त तकरीबन 10,000 छात्र पढ़ते थे। इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल करने केवल भारत के नहीं बल्कि चीन, कोरिया और जापान से भी विद्यार्थी आते थे। इस यूनिवर्सिटी को दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल है। यूनिवर्सिटी की शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें फैकल्टी के तौर पर आर्यभट्ट ने भी पढ़ाया है। आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट की। क्या आप बता सकते हैं कि मैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं नालंदा यूनिवर्सिटी की। दरअसल इसी यूनिवर्सिटी के अवशेषों पर एक नया कैंपस तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, फायर कैन बर्न बुक्स बट कैन डिस्ट्रॉय नॉलेज। मतलब ये कि आग किताबों को जला सकती है, ज्ञान को नहीं। साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया था। उसने पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में तकरीबन 9 मिलियन 90 लाख किताबें मौजूद थीं, जो जलकर खाक हो गई। बीबीसी के मुताबिक ये आग 3 महीनों तक जलती रही। नए कैंपस को बिहार के राजगीर में प्राचीन यूनिवर्सिटी के अवशेषों के नजदीक बनाया गया है। हम नालंदा यूनिवर्सिटी के प्राचीन गौरवशाली इतिहास को तो जानेंगे ही, पहले जानते हैं कि तबाह हो चुकी इस यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का प्लान कैसे हुआ। दरअसल 2006 में राष्ट्रपति के पद पर थे अब्दुल कलाम साहब। वे बिहार असेंबली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने की बात कही। इसके बाद बिहार विधानसभा में इसे लेकर एक बिल पारित किया गया। 2007 में ही केंद्र सरकार ने ईस्ट एशिया समिट में नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का प्रस्ताव रखा। इस पर ईस्ट एशिया समिट के देशों ने तुरंत अपनी सहमति जताई और इसके बाद 2010 में संसद में द नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 को पारित किया गया। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर यूनिवर्सिटी का गठन 25 नवंबर 2010 को हुआ। इसमें विद्यार्थियों का पहला बैच साल 2014 में एनरोल हुआ था। अभी तक कैंपस के तौर पर राजगीर स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी का कामकाज नए कैंपस में 2020 में ही शुरू हो गया था। अब यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन समारोह किया गया है। बिहार के राजगीर में बने इस नए कैंपस का फाउंडेशन स्टोन 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा रखा गया था। यूनिवर्सिटी के कैंपस को डिजाइन किया था पद्म विभूषण से सम्मानित आर्किटेक्ट स्वर्गीय बी.वी. दोषी ने। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को प्राचीन नालंदा के कैंपस के वास्तु के हिसाब से ही तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी में 4 सेंटर्स, द सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज, सेंटर फॉर इंडो पर्शियन स्टडीज, सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और पीस स्टडीज एंड अ कॉमन आर्काइवल रिसोर्स सेंटर बनाए गए। कैंपस को नेट जीरो फैसिलिटी के साथ तैयार किया गया है। मतलब ये कि कैंपस सेल्फ सस्टेनेबल है। इसमें सोलर प्लांट है, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है, कई पर्यावरणीय तौर पर अनुकूल सुविधाएं हैं।
नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पहले हुई थी। बताते हैं कि इसकी स्थापना गुप्त राजवंश के कुमारगुप्त द्वारा 427 ईस्वी में कराई गई थी। नालंदा शब्द संस्कृत के ना आलम दा से बना है, मतलब यह कि जहां ज्ञान का प्रवाह कभी नहीं रुकता। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को धर्मगूंज के नाम से जाना जाता था। नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु और धर्मपाल जैसे शिक्षकों ने यहाँ शिक्षा दी है। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु ह्वेनसांग ने भी नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र भी किया है। चीन, जापान, मध्य एशिया, तिब्बत और म्यांमार समेत दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जैसे कि मैंने बताया कि 12वीं शताब्दी में यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया था। 19वीं शताब्दी में इसके अवशेषों को ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया। 2016 में यूनेस्को ने नालंदा महाविहार के अवशेषों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया। विश्व आर्थिक मंच ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है और इस इंडेक्स में भारत को 63वीं रैंक हासिल हुई है। वहीं स्वीडन पहले स्थान पर काबिज रहा है। इसके अलावा डेनमार्क दूसरे, फिनलैंड तीसरे, स्विट्जरलैंड चौथे और फ्रांस 5वें स्थान पर है। इंडेक्स में देशों को इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी जैसे मानकों पर परखा जाता है। इंडेक्स में जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया सतत, सुरक्षित और समान एनर्जी सिस्टम की तरफ बढ़ तो रही है, लेकिन दुनिया भर में मौजूद अनिश्चितताओं के चलते ये उस ट्रांजिशन, उस रफ्तार से नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन से मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब है कि ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म आधारित ऊर्जा के उत्पादन और खपत से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट करना। भारत को इस एनर्जी ट्रांजिशन की जरूरत क्या है? देखिए, जीवाश्म आधारित ऊर्जा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। इससे जलवायु परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। इससे निपटने के लिए भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ स्विच करने की जरूरत है। इसके अलावा भू राजनीतिक स्तर पर फैली अस्थिरता के चलते तेल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलता है। नवीकरणीय ऊर्जा पर मूव करने से भारत इस चिंता से भी मुक्त हो सकेगा। साथ ही भारत ने पेरिस समझौते के तहत जो NDCs निर्धारित किए, उन्हें भी पूरा करने में मदद मिलेगी। नवीकरणीय ऊर्जा के चलते भारत अपनी वायु की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकेगा। भारत के सामने एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे जीवाश्म ऊर्जा के क्षेत्र में कई तरह के रोजगार हैं। पहले से ही बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा भारत अचानक से नवीकरणीय ऊर्जा में मूव करेगा तो बेरोजगारी में और वृद्धि होगी। नवीकरणीय ऊर्जा की अवसंरचना विकसित करने में शुरुआती तौर पर काफी खर्च आता है। यह भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारत सरकार को सामाजिक योजनाओं पर भी बड़ा अमाउंट खर्च करना होता है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत सरकार ने कई इनिशिएटिव्स किए हैं। इनमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स और एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 शामिल है। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका गठन 1971 में एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जेनेवा में है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 18 जून 2024 से लागू हो गया है। इसने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस किया है। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को अगस्त 2023 में राज्यसभा में पेश किया गया था। दिसंबर 2023 में इसे राज्यसभा और लोकसभा से पारित किया गया और 24 दिसंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यहां ध्यान रखिए कि किसी भी बिल को एक्ट के तौर पर लागू करने के लिए राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी जरूरी होती है। इस एक्ट के जरिए नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहुंच के लिए एक साधारण कानून तैयार किया गया है। साथ ही बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की पहुंच भी देश के सभी नागरिकों तक हो सके, इसका प्रयास किया गया है। इस एक्ट का महत्व इस बात से जाहिर होता है कि इसने ब्रिटिश एरा की लेगेसी को खत्म किया। पुराना एक्ट ब्रिटिशर्स के वक्त का था। साथ ही इस एक्ट के जरिए प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को भी रेगुलेट किया गया है। वक्त बदलने के साथ पोस्ट ऑफिस के कामों में भी बदलाव आए हैं, लेकिन पुराने एक्ट में इन सभी मुद्दों का कहीं जिक्र नहीं था। इन मुद्दों को नए एक्ट के जरिए एड्रेस किया गया है। भारत में पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आते हैं। वहीं अगर इसके इतिहास की बात करें तो भारत में पोस्टल हिस्ट्री का इतिहास बहुत पुराना है। कालिदास लिखित मेघदूतम में बादल के जरिए संदेश भेजने का जिक्र था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में घोड़ों और पैदल यात्रा के पोस्टल सिस्टम की बात की जाती है। ब्रिटिशर्स के वक्त 1766 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रेगुलर पोस्टल सिस्टम का गठन किया गया और 1774 में पहला पोस्ट ऑफिस
कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय स्थापित किया गया। भारत ने 1876 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को ज्वाइन किया और 2008 में पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट एरो शुरू किया गया। इधर ओडिशा में डिप्थीरिया के चलते 5 मौतें दर्ज की गई हैं और इसके बाद से ही डिप्थीरिया के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। डिप्थीरिया कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करती है। कभी कभी ये बीमारी त्वचा को भी प्रभावित करती है। ये बैक्टीरिया एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो हार्ट और नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है और ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसने और छींकने के जरिए फैल सकती है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया से प्रभावित नहीं होते लेकिन दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डिप्थीरिया हो गया है तो वे तुरंत डॉक्टर की एडवाइस से एंटीबायोटिक्स लें, जिसके 48 घंटे के बाद वे किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि इस बीमारी को वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है, लेकिन वैक्सीन के जरिए पर्याप्त इम्यूनिटी के लिए बूस्टर डोज की जरूरत होती है। भारत ने अपने वैक्सीनेशन के मिशन इंद्रधनुष में डिप्थीरिया को शामिल किया है। आमतौर पर डिप्थीरिया को वैक्सीन को टिटनस, पर्ट्यूसिस और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के साथ कंबाइंड करके दे दिया जाता है। वैक्सीन न लगवाने वाले 30% लोगों के लिए ये रोग जानलेवा साबित हो सकता है। इस रोग के लिए सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे। चलिए आज देखते हैं टर्म ऑफ द डे क्या है। आज के टर्म ऑफ द डे में बात है मेटावर्स की। मेटा का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है बियॉन्ड और वर्स का मतलब है यूनिवर्स, यानी इस दुनिया के बियॉन्ड एक दुनिया। लेकिन मेटावर्स हमारी दुनिया के पैरेलल चलने वाली एक दुनिया है। मेटावर्स को 1992 में साइंस फिक्शनल राइटर नील स्टीफेंसन ने क्वाइन किया। उन्होंने अपने नॉवेल स्मोक क्रैश में इसका जिक्र किया था। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है। इसे लाखों यूजर्स के द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है। इसमें आप अपने डिजिटल अवतार के जरिए दाखिल होते हैं। वीडियो गेम्स की तरह आप इस पर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज आपकी रियल लाइफ से जुड़ी होंगी, जैसे शॉपिंग करना, दोस्तों से मिलना, मीटिंग अटेंड करना या गेम खेलना। ये सब आप ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और होलोग्राम्स के जरिए कर सकेंगे। इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप घर से दूर कॉलेज हॉस्टल में हैं, आपका बर्थडे है, आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मेटावर्स ये पॉसिबल कर सकता है कि आप और आपकी फैमिली के डिजिटल अवतार साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। वर्चुअल रियलिटी के जरिए आपको यही लगेगा कि आप सब साथ हैं, लेकिन फीलिंग ऑफ टच को महसूस नहीं कर पाएंगे। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस किसके कार्यकाल में स्थापित किया गया था? डलहौजी, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना मौर्य काल में हुई थी। सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, क्रोकोडाइल रिवर संबंधित है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका? और सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अवधारणा है। लोक अदालतों के आदेश के खिलाफ किसी कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। और सही विकल्प है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र स्थित वधावन पोर्ट के लिए 76,200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इस प्रोजेक्ट को वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाएगा। एक एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में काम करने वाले वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा तैयार किया गया है। इस पोर्ट के तैयार होने के बाद यह दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। इस प्रोजेक्ट से 12 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। प्रोजेक्ट की सालाना 298 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता होगी और ये पोर्ट IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के जरिए होने वाले व्यापार में बड़ी भूमिका निभाएगा। यहाँ पर एसपीवी से क्या मतलब है? देखिए, एसपीवी को स्पेशल पर्पस व्हीकल या फिर एंटिटी भी कहा जाता है। इसे पेरेंट कंपनी द्वारा किसी स्पेशल पर्पस यानी खास मकसद के लिए विकसित किया जाता है। आमतौर पर पेरेंट कंपनीज इन्हें फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए डेवलप करती हैं।
एसपीवी की बैलेंस शीट भी अलग होती है। कई बार कंपनीज किसी रिस्की वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए एसपीवी पर जाती हैं ताकि इस रिस्क का नकारात्मक प्रभाव कंपनी या उसके इन्वेस्टर्स पर कम पड़े। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के मुताबिक देश में वर्तमान में कुल 12 मेजर पोर्ट्स और लगभग 200 के करीब माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के पास है, वहीं माइनर पोर्ट्स की देखरेख राज्यों के मैरीटाइम बोर्ड के पास होती है। यहां पर राज्य से मतलब है जिस राज्य के क्षेत्र में पोर्ट स्थित है। मेजर पोर्ट्स को मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट 1963 के जरिए और माइनर पोर्ट्स को आईपीए एक्ट 1908 के जरिए गवर्न किया जाता है। वाधावन पोर्ट 13वां मेजर पोर्ट और एक ग्रीनफील्ड पोर्ट है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से क्या मतलब होता है? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से मतलब है कि प्रोजेक्ट पर एकदम शुरुआत से काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट जिस फील्ड पर डेवलप किया जा रहा है वो एकदम खाली पड़ी जमीन है। आमतौर पर कंपनीज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का चुनाव इसलिए भी करती हैं क्योंकि इन पर डिजाइन की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने सरकार से इनकम टैक्स एक्ट में से धारा 56(2)(7) बी को हटाने की सिफारिश की है। क्या है इसमें? आयकर एक्ट की इस धारा को ही एंजल टैक्स कहते हैं। सीआईआई की माने तो इस टैक्स को हटाने से देश में कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी के निर्माण में मदद मिलेगी। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एंजल टैक्स आखिर होता क्या है। देखिए, स्टार्टअप्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड जुटाते हैं। जो कंपनी या संस्था ये फंड देती है उसे इन स्टार्टअप्स के द्वारा शेयर जारी किए जाते हैं। ज्यादातर मामलों में ये शेयर तय कीमत की तुलना में काफी ज्यादा कीमत पर जारी होते हैं। अब मान लीजिए कि फंडिंग करने वाले कंपनी ने अपने शेयर बेच दिए, तो ऐसे में शेयर बेचने से मिली राशि को आय माना जाता है और इस इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को भारत में 2012 में ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। और देखिए हो क्या रहा था कि लोग अनलिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाकर ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे थे। इसी हेरफेर को रोकना था और इसी के मकसद से ये टैक्स लाया गया। अभी तक क्या था कि केवल रेजिडेंट यानी भारत में निवास करने वालों पर यह टैक्स लगता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और अब इसके दायरे में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आते हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2024 से ही लागू हुए हैं और जब से ये नए नियम आए तो इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स की तरफ से इस पर विरोध किया गया। फाइनली वित्त मंत्रालय ने 21 देशों से आने वाले निवेशकों को इस टैक्स से छूट दे दी थी। इन 21 देशों में सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरिशस शामिल नहीं हैं, जबकि भारत के स्टार्टअप्स में इन क्षेत्रों से खूब निवेश आता है। सीआईआई का कहना है कि सरकार गलत तरीके से एंजल टैक्स लगा रही है क्योंकि स्टार्टअप्स में निवेश उनके फ्यूचर को देखते हुए किया जाता है, इसलिए शेयर की फेस वैल्यू और इशू वैल्यू में अंतर होता है। उनका तर्क है कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया नहीं समझना चाहिए। सीआईआई का यह भी तर्क है कि भारत में स्टार्टअप्स की फंडिंग में वैल्यू के मामले में 2023 में 60% की कमी दर्ज की गई है। सरकार ने भी एंजल टैक्स के नियमों में ऐसे वक्त में बदलाव किया है जब भारतीय स्टार्टअप्स साल 2022 से फंडिंग विंटर का सामना कर रहे हैं। फंडिंग विंटर, ये भी टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इससे? जब स्टार्टअप्स को फंड रेज करने वाली पैसा जुटाने में समस्या आने लगी। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 26 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया है। इंडेक्स के मुताबिक भारत में 67 यूनिकॉर्न्स, 46 गजेल्स और 106 चीता स्टार्टअप्स हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये यूनिकॉर्न, गजेल्स और चीता स्टार्टअप्स में क्या कर रहे हैं। दरअसल हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न्स, गजेल्स और चीता में विभाजित करता है। यूनिकॉर्न्स से मतलब है ऐसे स्टार्टअप से जो साल 2000 के बाद स्थापित हुए, साथ ही जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। गजेल्स उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जो आने वाले 3 सालों में यूनिकॉर्न बन जाने की क्षमता रखते हैं। चीता उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जो अगले 5 सालों में यूनिकॉर्न बन जाने की क्षमता रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के यूनिकॉर्न्स की वेल्थ 58 बिलियन डॉलर के करीब है और इसमें बीते साल की तुलना में 1.8% का इजाफा हुआ है।
वहीं जेप्टो, पोर्टर और इनक्रेड जैसी कंपनीज यूनिकॉर्न्स के क्लब में शामिल हो गई हैं। गौरतलब है कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वहीं यूनिकॉर्न्स के मामले में भी भारत तीसरे नंबर पर आता है। इस लिस्ट में यूएसए पहले नंबर पर है और चाइना दूसरे नंबर पर। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था और ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक फ्लैगशिप स्कीम है। इस प्रोग्राम का मकसद है देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और देश के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के स्टार्टअप्स से जोड़ना, लिंक करना। इस स्कीम के मुताबिक स्टार्टअप से मतलब भारत में रजिस्टर किसी ऐसी कंपनी से है जिसे रजिस्टर हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ है और किसी भी वित्त वर्ष में सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है। ये कंपनीज प्रौद्योगिकी या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जरिए संचालित नए उत्पादों और सेवाओं के नवाचार, विकास, कमर्शियलाइजेशन की दिशा में काम करती हैं। याद रखिए कि ये डेफिनेशन इस स्कीम के स्तर पर ही है। ये जरूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप इस डेफिनेशन के अंदर आए। सरकार ने टैक्स और अन्य सहूलियतों को देने के मकसद से यह परिभाषा इजाद की है। शोधकर्ताओं ने पूर्वी और पश्चिमी घाट में गोम्फोनेमोइड डाइटम के नए जीनस की खोज की है। इस डाइटम को इंडिकोनेमा नाम दिया गया है। इंडिकोनेमा गोम्फोनेमोइड डाइटम से संरचना और अन्य फीचर्स में अलग है। डाइटम जैव विविधता में बहुत महत्वपूर्ण स्पीशीज हैं। ये जलीय फूड चेन में बेस यानी आधार का काम करते हैं। डाइटम एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जो वैश्विक स्तर पर 25% तक ऑक्सीजन के उत्पादन में योगदान करते हैं। डाइटम्स भारत में रिकॉर्ड होने वाले पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। डाइटम्स सिंगल सेल एल्गी हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद इकलौते ऐसे जीव हैं जिनकी सेल पारदर्शी सिलिका की बनी होती है और डाइटम्स में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इसके चलते फोटोसिंथेसिस के जरिए ये ऑक्सीजन का निर्माण कर पाते हैं। ये पानी में होने वाले रासायनिक बदलावों के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये एक्वेटिक हेल्थ यानी जलीय स्वास्थ्य के लिए इंडिकेटर स्पीशीज के तौर पर भी काम करते हैं। इंडिकेटर स्पीशीज से क्या मतलब होता है? इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब है कि ये जिस पर्यावरण में रह रहे होते हैं वहां अगर कोई भी चेंज आए तो स्पीशीज इंडिकेशन देते हैं। इंडिकेशन देने का तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे इनकी संख्या में कमी आना या फिर इनके हेल्थ पर इंपैक्ट दिखाई देने लगेगा आपको। इंडिकेटर स्पीशीज को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है साल्मन मछली। ये मछली फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करती है और ये मूवमेंट इनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अगर ये मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इनकी संख्या में कमी आने लगेगी और इससे अंदाजा लगाया जाता है कि वाटरवेज में कोई ब्लॉकेज आया है या फिर जैसे कि नए डैम का निर्माण हो गया है, इस तरह के ब्लॉकेज आ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के टर्म ऑफ द डे की। देखते हैं क्या है खास। आज के टर्म ऑफ द डे में है ग्रीन वॉशिंग। जब से जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ा है और लोग पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सजग हुए हैं, इसके चलते लोग ऐसे उत्पादों में निवेश करते हैं जो पर्यावरण के लिहाज से बहुत सुरक्षित हों। कंपनीज ने इसमें भी बिजनेस का फायदा निकाल लिया। कंपनीज के बीच अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों या प्रोजेक्ट्स को जलवायु अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति या बताने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और देखा गया है कि इनमें से कई दावे असत्यापित, भ्रामक या संदिग्ध हैं। वास्तव में ऐसी फर्म या कंपनीज जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कुछ भी नहीं करती। इस तरह ग्रीन वॉशिंग कंपनीज द्वारा जलवायु अनुकूल होने का एक ढोंग है ताकि इससे मिलने वाले फायदे इनको मिलते रहें। अपने आप को जलवायु अनुकूल बताने से फर्म्स और कंपनीज की छवि सकारात्मक तौर पर बढ़ती है। इन्हें कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं, लेकिन सच्चाई अलग होती है। उदाहरण के तौर पर वॉक्सवैगन घोटाला, जिसमें जर्मन कार कंपनी को अपने ग्रीन डीजल वाहनों के उत्सर्जन परीक्षण में धोखा देते पाया गया था और यह मामला था ग्रीन वॉशिंग का। एक तरह से ग्रीन वॉशिंग एक तरह का छलावा है जिसमें कंपनीज ये झूठा प्रभाव डालती हैं कि उनके उत्पाद इको फ्रेंडली। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, फंडिंग विंटर पद निरूपित करता है स्टार्टअप्स की फंडिंग में होने वाली वृद्धि, स्टार्टअप्स की फंडिंग में होने वाली कमी, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि या फिर सरकार से मिलने वाली कर छूट में वृद्धि। अगला प्रश्न है, वधावन पोर्ट भारत के किस हिस्से में है? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस किसके कार्यकाल में स्थापित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव? सही जवाब है विकल्प सी।
अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना मौर्य काल में हुई थी। सही कथन या कथनों का चुनाव करना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए। आइए खबरों की शुरुआत करें। इतिहास को हम और आप बदल नहीं सकते, पर इतिहास हमारी विरासतों, प्रतीकों का आईना जरूर होता है। इतिहास हमें हमारी अटूट विरासतों से रूबरू कराता है। भारत का इतिहास तो जीवंत अतीत के साथ खंडित प्रतीकों का भी दस्तावेज रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत ने अपने ऐसे ही एक प्रतीक नालंदा विश्वविद्यालय को नए भारत के भविष्य के लिए समर्पित किया, और आज का दिन भी भारत के ऐसे ही एक प्राचीन प्रतीक को डेडिकेटेड है, जिसके जरिए भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपरा को पूरी दुनिया में मान्यता मिली। मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 21 जून का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2024 में योग दिवस की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रखी गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की डल लेक के किनारे बसे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग समारोह में हिस्सा लिया। आपको जानकर खुशी होगी कि यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भारत की तरफ से ही पेश किया गया था, और इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 देशों का समर्थन मिला था। 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। आप जानते हैं इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। और ये मिलन होता है कुछ आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और नैतिक सिद्धांतों के जरिए। योग दिवस के लिए प्रयास करने के अलावा भारत लगातार योग को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए काम कर रहा है। योग भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का भी हिस्सा है। यहाँ तक कि साल 2016 में योग को यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। साल 2023 के दिसंबर में भारत सरकार ने ओलंपिक 2036 को भारत में आयोजित करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद से ही खेल मंत्रालय के तहत आने वाली मिशन ओलंपिक सेल योग समेत 6 खेलों को ओलंपिक में शामिल करवाने की कवायद कर रही है। इनमें योग है, T20 क्रिकेट है, कबड्डी, चेस, खो खो और स्क्वैश शामिल हैं। आपको बता दें 2024 में ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाले हैं, और 2028 में लॉस एंजल्स में, और 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजन का शेड्यूल फिक्स है। तो ये सारे तो फिक्स हैं, इसलिए भारत ने 2036 की मेजबानी मांगी है और इसके लिए प्रयासरत है। इसके अलावा भारत सरकार ने WHO के साथ मिलकर WHOM योगा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में योग से जुड़े वीडियोज और ऑडियोज का पूरा कलेक्शन है। 18वीं लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। 24 जून से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर पद के बारे में। प्रोटेम का शाब्दिक अर्थ होता है फॉर द टाइम बीइंग, यानी अस्थायी तौर पर। एक बात यहां ध्यान रखिए कि इस पोस्ट का जिक्र संविधान में कहीं नहीं है, सवाल पूछा जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का जिक्र है हैंडबुक ऑन द वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में। इस हैंडबुक के मुताबिक जब भी नई लोकसभा में स्पीकर का पद खाली होगा तो उसके कर्तव्यों के लिए सदन में से ही किसी सदस्य को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर को शपथ खुद राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है, और आमतौर पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। उसके पास स्पीकर की सारी शक्तियां होती हैं। प्रोटेम स्पीकर ही नवगठित लोकसभा की पहली मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। नए सांसदों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कार्य होता है। जैसे ही लोकसभा के सदस्य स्पीकर का चुनाव कर लेते हैं, फिर प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाता है। हैंडबुक के मुताबिक सदस्यों में से सीनियर मोस्ट व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। यह सीनियरिटी सदन में सदस्यता कितनी पुरानी है, इस आधार पर देखी जाती है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त भर्तृहरि महताब उड़ीसा की कटक लोकसभा सीट से 6 बार से सांसद हैं। यहाँ ये याद रखिए कि ये नियम हैंडबुक में हैं, और आमतौर पर स्पीकर की नियुक्ति में इन बातों का ध्यान रखा जाता है। जरूरी नहीं है कि हर नियुक्ति में इन नियमों को कंसिडर किया जाए। एक सवाल उठ सकता है कि पिछली लोकसभा के स्पीकर भी तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पिछली लोकसभा के स्पीकर को नवगठित लोकसभा की पहली मीटिंग से पहले ही रिजाइन करना होता है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे।
अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 26 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया की यात्रा पर थे। बीते 24 सालों में ये उनकी उत्तर कोरिया की पहली यात्रा रही। इस मौके पर दोनों देशों के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुआ। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद इस समझौते को दोनों देशों के बीच सबसे मजबूत समझौते के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने तो इस समझौते को एक ब्रेक थ्रू बताया। हालिया समझौते को आधिकारिक तौर पर ट्रीटी ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड द रशियन फेडरेशन नाम दिया गया है। समझौते के मुताबिक दोनों में से किसी भी पार्टी के युद्ध में इन्वॉल्व होने की स्थिति में सभी मौजूद साधनों के जरिए मिलिट्री और अन्य मदद मुहैया करानी होगी। समझौते में एक बहुध्रुवीय विश्व यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की गई है। देखिए, रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों की गहराई किसी से छिपी नहीं है। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तब से ही उत्तर कोरिया रूस को समर्थन दे रहा है। दक्षिण कोरिया की माने तो उत्तर कोरिया रूस को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। जुलाई 2022 में जैसे ही रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में स्थित लुहांस्क और डोनेत्स्क पर कब्जा करके मान्यता दी, उत्तर कोरिया ने भी इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। दोनों देशों के बीच संबंध सोवियत एरा के वक्त से ही अच्छे हैं। 1948 में जब उत्तर कोरिया अस्तित्व में आया, उस वक्त सोवियत संघ पहला देश था जिसने इसे मान्यता दी थी। 1950 से लेकर 1953 के दौरान हुए कोरियन वॉर में भी सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया या डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को समर्थन दिया था। वहीं यूएसए ने दक्षिण कोरिया या रिपब्लिक ऑफ कोरिया को समर्थन दिया था। आज भी दोनों देशों के रिश्ते वैसे ही दिखाई देते हैं। जहां रूस का झुकाव है उत्तर कोरिया की तरफ, तो यूएसए दक्षिण कोरिया से बहुत अच्छे संबंध रखता है। उत्तर और दक्षिण कोरिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विभाजित हो गए थे, ये ध्यान रखिए। दोनों के बीच 38वीं समानांतर रेखा सीमा बनाती है और यहां से भी सवाल बन सकता है। तमिलनाडु में मिलावटी शराब पीने से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है और इसे लेकर तमिलनाडु विधानसभा में खूब हंगामा हो रहा है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस ट्रेजेडी को हूच ट्रेजेडी नाम दिया गया है। दरअसल हूच खराब गुणवत्ता वाले अल्कोहल यानी नकली शराब के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ये शब्द हुचिनू जनजाति से बना हुआ है। हुचिनू जनजाति को बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बनाने के लिए जाना जाता है। जहां एक तरफ ब्रांडेड अल्कोहल को फैक्ट्रीज में प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल और चेक के साथ तैयार किया जाता है, वहीं हूच या नकली शराब बहुत रॉ तरीके से बनाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो हूच एक ऐसी शराब है जिसे तैयार तो नशे के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसे रेडी करने का तरीका गलत है, इसलिए इससे मौत तक हो जाती है। हूच में मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल मिला होता है, जो कि एक इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। यह शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए जिम्मेदार है। इसमें शरीर इतना ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है जिसे किडनी के जरिए फिल्टर नहीं किया जा सकता। आइए आज का टर्म ऑफ द डे देखें, और टर्म ऑफ द डे में है डार्क वेब। डार्क वेब को समझने के लिए हमें सरफेस वेब और डीप वेब को भी समझना होगा। इंटरनेट पर तमाम वेबसाइट्स हैं, डेटाबेस हैं, सर्वर्स मौजूद हैं जो कि 24 घंटे काम करते हैं। इनमें से जो इंटरनेट साइट्स सर्च इंजन की मदद से विजिबल हैं, उन्हें सरफेस वेब या ओपन वेब में शामिल किया जाता है। अगर पूरे इंटरनेट को एक आइसबर्ग माना जाए तो ये ओपन वेब सिर्फ उसके टिप भर है। सरफेस वेब के बाद डीप वेब का हिस्सा आता है। इसमें इंटरनेट पर मौजूद 90% वेबसाइट शामिल हैं। इसमें एकेडमिक जर्नल से लेकर प्राइवेट डेटाबेस मौजूद हैं। डार्क वेब डीप वेब का ही एक सबसेट है। इस हिस्से को विशेष सर्च इंजन के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। इसे क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डार्क वेब पूरी तरह से इलीगल है, यह धारणा भी गलत है। इसमें लीगल और इलीगल दोनों तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। दरअसल डार्क वेब में इंटरनेट पर की जाने वाली गतिविधियों को बहुत प्राइवेट और अज्ञात रखा जाता है, तो इसका इस्तेमाल उन सारी एक्टिविटीज के लिए किया जाता है जिन्हें पब्लिक आइज से दूर रखना है, पब्लिक के आंख से दूर रखना है, फिर चाहे वो एक्टिविटीज लीगल हो या फिर इलीगल। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं।
पहला सवाल है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? भारत पाकिस्तान, यूएसए कनाडा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया या फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान। अगला प्रश्न है 2028 में ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? ब्रिस्बेन, लॉस एंजल्स, पेरिस या फिर भारत। आइए देखिए, कल मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था फंडिंग विंटर पद निरूपित करता है स्टार्टअप्स की फंडिंग में होने वाली वृद्धि, स्टार्टअप्स की फंडिंग में होने वाली कमी, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि या फिर सरकार से मिलने वाली कर छूट में वृद्धि। सही जवाब है विकल्प बी, यानी स्टार्टअप्स की फंडिंग में होने वाली कमी। अगला प्रश्न है वधावन पोर्ट भारत के किस हिस्से में? दक्षिण पूर्व, पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व। सही जवाब है विकल्प सी।